Hello students, I welcome you in Rasayan Academy Chemistry. सॉलिड स्टेट की डिस्कशन में लास्ट जो हमारा थ्योरेटिकल आर्टिकल है इसमें एज पर योर सीबीएसई सिलेबस वो इसमें मैं आपके साथ आज इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और इसमें जो आर्टिकल है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, और इसमें हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे बेसिकली, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो लेट अस स्टार्ट इट। इसमें जो नेम ऑफ द आर्टिकल है वो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, और इसमें हम सबसे पहले हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। ये काफी सिंपल सा आर्टिकल है, कोई ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है। आपको पता होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है रेसिस्टेंस और एक क्या होता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, इट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो अलाउ होता है और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट है ना। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? तो कंडक्टेंस बिहेवियर के बेसिस के ऊपर ये जो सॉलिड्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। हम इन्हें तीन टाइप में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, देयर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स तो असल में व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस या दो सॉलिड्स। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस या दो सॉलिड्स, अगर बिकॉज हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट रेंजेस फ्रॉम 10⁴ टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स बिकॉज कंडक्टिविटी की जो यूनिट्स होती है, रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, तो उसका जो रिवर्स होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में इसमें हम लेते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स बेसिकली आपके पास वैसे दो टाइप के होते हैं, और वो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं कंडक्टर्स? वन इज व्हाट आई से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, एंड अदर दे आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स? इन विच द फ्लो ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है दैट टेक्स प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है दैट टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हुए, मेटल्स, अलॉयज। मेटल्स हो गए, अलॉयज हो गए, तो सभी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंडर आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है दैट decreases with increase in temperature। अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? These are those conductors in which the flow of the charge is by the movement of ions। आयंस की मूवमेंट के कारण से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आगे दो टाइप के होते हैं, और वो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? वन दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर दे आर व्हाट आई से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीट डिसोसिएशन। इसकी डिटेल्स जो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में इन चीजों की डिटेल ज्यादा है। यहाँ पर तो हमें सिर्फ ये बताना है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों होते हैं एंड व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट। चलो उसको बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं दूसरे टाइप की, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में दूसरी जो कैटेगरी है कंपाउंड्स की, सॉलिड्स की, वो हम क्या कह सकते हैं? दे आर सेमीकंडक्टर्स एंड फाइनली दे आर व्हाट इज नोन एज इंसुलेटर्स। तो when I say what are insulators, तो insulators are those, है ना,
in which the electrical conductivity is very less. It is less than 10 ratio minus 20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा होती है ना। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, these are those in which the electrical conductivity lies between insulators and conductors. It is more than insulators but less than conductors. अब आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स क्यों होते हैं। It is due to the presence of imperfections in solids. Solids में जब imperfections होते हैं तो उसके कारण से होते हैं, but sometimes it is being done by the process of doping. Sometimes it is being done by the process of doping, and उसके बेसिस के ऊपर हम सेमीकंडक्टर्स भी दो टाइप के लेते हैं, and वो कौन से होते हैं? N type of semiconductors and P type of semiconductors. इसकी सारी डिटेल्स मैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अभी आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट मेक अ सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का के लिए कौन सी थ्योरी है विच इज बीइंग एप्लीकेबल, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और वो ये है, सुनिए, एक थ्योरी है, ये आपके सिलेबस में हल्का फुल्का इसका डिस्कशन, एंड दैट इज बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी हम ये कहते हैं कि ये कोई सॉलिड है। डेफिनेटली अगर ये कोई सॉलिड है तो इट कंसिस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो हम ये बात बेसिकली ये बात करते हैं, जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थी ना, तो उसमें हम ये कहते हैं क्या कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, एंड व्हेन दे कंबाइन ईच अदर दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू टाइप ऑफ द ऑर्बिटल व्हिच आर टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल उसी पैटर्न पर, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिटेल हमारे यहाँ पर इस लेवल पर नहीं है, एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया है, तो मैं वो आइडिया को बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ये कहते हैं कि जितने भी एक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं दे कंबाइन ईच अदर, वो आपस में कंबाइन करते हैं। द ऑर्बिटल्स ऑफ देम दे कंबाइन ईच अदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स which arrange themselves, जो अपने आप को अरेंज करते हैं कैसे, इन फॉर्म ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी बैंड्स। असल में ऑर्बिटल तो एनर्जी लेवल ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे आप इसको इस तरीके से मान के चले कि इस तरीके से मतलब जितने भी ऑर्बिटल आपसे कंबाइन करते हैं दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बैंड ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये डिफरेंट ऑर्बिटल इस तरीके से क्लोजली स्पेस्ड होते हैं एंड दे गेट यू सी अरेंज्ड लाइक दिस। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इसमें कोई भी ऑर्बिटल होते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन है दे ऑलवेज वांट टू ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोअर एनर्जी लेवल पर ऐसे एग्जिस्ट हो जाते हैं, ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू बैंड्स। कौन कौन से दो बैंड्स हैं? एक ये वो वाला बैंड है, इट इज बैंड विच इज, इसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, इट इज दैट बैंड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड। और दूसरा एक और बैंड होता है एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज, ये वेकेंट होता है। इनमें
वही दो डिवीजन होगी जहां पे एक में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं इट इज वेकेंट, ये वेकेंट होता है, डू नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, और इस बैंड को हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। दो वे, कौन कौन से, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब ये अगर मैं इस लेवल की बात करूं, देखिए ये इस लेवल की, तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वैलेंस बैंड। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल, वो क्या है, दिस इज दैट ऑर्बिटल विच इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। एंड ये जो है, ये नीचे वाली इसकी लाइन, ये जो रेड लाइन मैंने नीचे वाली शो की है, मैं इसे, दिस इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। तो ये दो बैंड्स हुए, कौन कौन से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। अब इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, ये वाला एनर्जी का डिफरेंस, इफ आई से दैट द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वैलेंस बैंड एंड द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड इज नोन एज, इसे हम एक नाम देते हैं एंड दैट नेम इज फॉरबिडन जोन। क्या नाम देते हैं, फॉरबिडन जोन। अब बेटा बेसिकली क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड जब हम मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उस सारे सिस्टम में फ्लो करेंगे, मतलब सारे ऑर्बिटल में फ्लो कर जाएंगे, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि दैट इज वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करें। कहने का मतलब ये हुआ कि दैट इफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो कंडक्टर हो जाता है। तो ये इसकी ये जो मूवमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फॉरबिडन जोन। अब अगर ये फॉरबिडन जोन जो है ना बहुत बड़ा है, तो क्या होएगा, इट फाइंड द इलेक्ट्रॉन विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो देन those type of the solids will be insulators, जिसमें ये लेवल मॉडरेट है, ना ज्यादा है ना कम है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ हो जाता है, एंड दे बिकम they represent themselves as semiconductors, and sometimes if the difference between the valence and conduction band is very less, or even they are sometimes overlapping, so then the electrons can easily flow from the valence band to the conduction band, and such type of the conductors become, such type of the substances become rather conductors, good conductor of electricity। तो ये एक बेसिक आइडिया, एक फंडामेंटल आइडिया आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए वैलेंस बैंड क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कंडक्शन बैंड क्या होती है, फॉरबिडन जोन की डेफिनेशन आती है ना। एंड कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है दैट हाउ यू विल एक्सप्लेन द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ से किसी का भी सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो अगर मैं मुझे कोई कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द आई हैव टू एक्सप्लेन द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ व्हाट इज नोन एज कंडक्टर्स, तो हम ये कहते हैं दैट इन केस ऑफ कंडक्टर द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड valence band and the lowest unoccupied conduction band is very less, that is forbidden zone is very less, hence electron can easily flow from valence band to the conduction band and hence they become conductors। if अगर वो सेमीकंडक्टर के लिए होगा और इसी तरीके से अगर वो इंसुलेटर्स के लिए होगा। आपको सिर्फ इतना इसके बीच में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के बारे में स्टडी करना है एज फार एज योर सीबीएसई सिलेबस इज कंसर्न्ड। अभी इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। आपको पता है कि एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने बेसिकली स्टडी किया भी। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की मोशन होती है, एक होती है कौन सी, ये मोशन जिसे हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन,
न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमना, एंड दूसरी क्या होती है, इट इज नोन एज ए मूवमेंट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज व्हाट इज नोन एज ए स्पिन मोशन. बिकॉज ये चार्ज बॉडी है एंड चार्ज बॉडीज दे आर स्पिनिंग अराउंड और मूविंग अराउंड अनदर चार्ज बॉडी दैट इज न्यूक्लियस, therefore they are associated with that of the electric field and magnetic field. इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली ये बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, एक स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन, इट बिहेव एज, इट एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट. वो टाइनी मैग्नेट का काम करता है, छोटे से मैग्नेट का काम करता है. इट बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट. अब आपको पता है मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है. तो अगर सपोज करो कि मैं ये कहता हूँ कि एक जनरल वैसे में बात करता हूँ कि एक ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके कारण से उसकी एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी. लेकिन अगर उसके बीच में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से इट विल कैंसल आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम दे गेट कैंसल्ड ईच अदर. तो इस तरीके से इसके बेसिस के ऊपर हम वैसे ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक भी प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर आपको इसमें इनकी डेफिनेशन याद रखनी है. हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करते हैं एज diamagnetic substances. Diamagnetic substances क्या होते हैं? I say that these are those substances which are weakly repelled by external magnetic field. Which are weakly repelled by external magnetic field. भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा रिपल्शन शो करता है, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये इसमें डायमैग्नेटिज्म होता क्यों है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कहने का मतलब ये हुआ भाई अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, अगर पेयर्ड अप हो तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? उन सब्सटेंसेस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. उन्हें हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, है ना. और इनके जो एग्जांपल हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, मैं ये ले सकता हूँ. इट इज वाटर, बेंजीन, NaCl, TiO2. इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वाटर हो गया, बेंजीन हो गया, NaCl हो गया, NaCl हो गया, TiO2 हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड. एक सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का कोई सब्सटेंस दिया हुआ तो उसके बीच में आप उसके आयंस की या उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर देख लो. अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप आ जाए, तो वो सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक. दूसरे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर टर्म्ड एज paramagnetic substances. They are termed as paramagnetic substances. Now, what are these paramagnetic substances? Paramagnetic substances are those substances which are attracted by external magnetic field. Which are attracted by external magnetic field. एंड इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मैं आपको इसकी एक थोड़ा सा हल्का सा डिटेल आपको बताना चाहता हूं, एंड आई विश कि आप इस डिटेल में इस तरीके से आप इसको स्टडी करें. देखिए, मैं एक बात करता हूं कि जो मेरे पास एक सॉलिड है, सपोज ये सॉलिड है, ओके, ये सॉलिड है, इसके बीच में पता नहीं कितने एटम आयन मॉलिक्यूल हैं. इस तरीके से बहुत सारे एटम आयन मॉलिक्यूल हैं जो भी इसके हैं, जिससे भी ये मिलके बना हुआ है. अब ऐसा होता है कि हर एक
सपोज करो कि आयरन है, तो उसमें आयरन एटम में पता नहीं कितनी आयरन एटम है ना, क्रोमियम है तो उसमें पता नहीं कितने क्रोमियम एटम है। तो ऐसा होता है कि हर क्रोमियम एटम मतलब यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, एटम आयन और मॉलिक्यूल के, ठीक है। बस सपोज आयरन है तो आयरन एटम के डिफरेंट एटम्स के का एक छोटा सा ग्रुप बना, एंड उस ग्रुप की डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट है। सपोज इस साइड में, इसकी सपोज इस साइड में, है ना, इनकी सपोज ऐसे इस साइड में, है ना, ऐसे। तो इसे हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। बेसिकली व्हाट आई कैन से, डोमेन क्या होता है? यहां पर डोमेन का यहां पर मतलब ये है, डोमेन इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स या मे बी आयंस, मे बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग ए डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट, हैविंग ए डेफिनेट मैग्नेटिक। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो, ये ऐसे, ये इस सिंबल से ऐसे ओके। तो बेसिकली ये कुछ सॉलिड है, इस सॉलिड में कोई डोमेन ऐसे पड़ी हुई है, कोई ऐसे पड़ी हुई है, कोई ऐसे पड़ी हुई है ना, कोई ऐसे पड़ी हुई है, इस तरीके से कोई ऐसे है ना, लाइक दैट। तो दे आर ऑल प्रेजेंट इन द रैंडमाइज्ड स्टेट, बिखरी हुई पड़ी हुई। और जब वो रैंडमाइज्ड स्टेट में होती है तो उसके बीच में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए वो सब्सटेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता, वो अंडर नॉर्मल कंडीशन मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता, इट डू नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर एट ऑल। लेकिन अब हुआ क्या, अब हमारे पास क्या होता है, सपोज मैंने क्या किया कि अगर ये मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है, अब ऐसे ध्यान से देखना, मैं सपोज करो ये आयरन की एक रॉड है, सपोज एक तार है आयरन की, और ये मेरे पास मैग्नेट है ना। मैंने इस मैग्नेट को इसके ऊपर बार मैग्नेट को 2-4 बार ऐसे रगड़ा, तो जब बार मैग्नेट को मैं इसके ऊपर ऐसे रगड़ता हूं तो ये जो डोमेन्स है दे गेट अलाइंड अप, वो अलाइन अप हो जाते हैं, दे गेट अलाइंड अप एंड स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिज्म एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका फंडामेंटल बिहेवियर होता है। तो फंडामेंटली तो अगर हम ये कहें कि सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, लेकिन पैरामैग्नेटिक में आगे इसकी टाइप्स बन जाती हैं, और वो क्या कुछ होती हैं, वन दे आर जस्ट इनकी दो एक एक सेंटेंस में डेफिनेशन है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस में इफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस शो लार्ज मैग्नेटिज्म एंड वो जो सब्सटेंस जो है इट कैन गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, भाई उसको एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड से उसको उसकी मैग्नेटिक डोमेन्स को लाइन अप किया, दे विल रिमेन अलाइंड अप, वो अलाइन अप रहेंगी, एंड दो सब्सटेंसेस दे शो मैग्नेटिक कैरेक्टर इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी वो क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, दे आर नथिंग एल्स बट दे आर टर्म्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, इस टाइप के काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो इसको इसमें क्या होता है कि बाद में मैग्नेटिक डोमेन्स ऐसे हो जाते हैं, है ना, दे ऑल गेट अरेंज्ड लाइक दिस, अरेंज, दे गेट ऑल लाइंड अप so that they reinforce the effect of each other and net magnetic movement will be enhanced. Antiferromagnetic substances, हम ये कहते हैं these are those substances, ये वो वाले substances होते हैं which on the basis of electronic configuration, अगर हम इसकी electronic configuration की बात करें, which on the basis of the electronic configuration they are expected to show
लार्ज मैग्नेटिज्म। भाई हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म होना चाहिए, बट एक्चुअली देखो जस्ट जीरो मैग्नेटिक कैरेक्टर, उनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर जीरो होता है। फेरोस का एंटी, एंटी मतलब उससे रिवर्स, इसमें लार्ज है तो उसमें क्या हो गया जीरो, उसमें मैक्सिमम है तो उसमें क्या हो गया जीरो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपली इसलिए कि डोमेन्स है ना। अगर सपोज करो 6 डोमेन्स है ना, तो 6 में 3 एक साइड में अलाइन अप होगी और 3 अपोजिट साइड में होगी, तो उन 3 डोमेन्स का मैग्नेटिक इफेक्ट दूसरी 3 ने कैंसिल कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस है which on the basis of the unpaired electrons, अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि दे आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म होना चाहिए, बट एक्चुअली दे पोजेस लिटिल मैग्नेटिक कैरेक्टर। इनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता है, थोड़ा होता है। क्यों होता है कम? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। एग्जांपल होता है Fe3O4। जैसे देखो इसमें एग्जांपल मैंने 6 मैग्नेटिक डोमेन दिखाए हैं, 4 एक साइड में 2 एक साइड में, तो नेट इफेक्ट 2 का 2 ने कैंसिल कर दिया, तो नेट इफेक्ट तो हम एक्सपेक्ट तो करते हैं 6 से आएगा, लेकिन आएगा सिर्फ 2 से। Fe3O4 इसका एग्जांपल होता है। मैग्नेटाइट, ऐसा होता है कि इन सब्सटेंसेस को, चाहे वो फेरी मैग्नेटिक है, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक है, या कोई भी है इस टाइप के सब्सटेंसेस, अगर हम इसको हीट कर दें, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम इनको हीट करते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, तो ये सब्सटेंसेस दे अगेन चेंज इनटू द पैरामैग्नेटिक। उनका बिहेवियर दोबारा से पैरामैग्नेटिक हो जाता है ना। एंड व्हाई इट इज ड्यू टू सो, बिकॉज जब हम उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये डोमेन्स दोबारा से रैंडोमाइज्ड हो जाती हैं, दे गेट रैंडोमाइज्ड अगेन, एंड उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? तो हम कहते हैं इट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेरियस सब्सटेंसेस लाइक फेरीमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे कैन चेंज देमसेल्फ इनटू द इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड इट इज व्हाई इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू रैंडोमाइजेशन ऑफ, इट इज ड्यू टू रैंडोमाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन्स। एज फार एज द थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर इज कंसर्न्ड, वो मैंने आपके साथ पूरा किया। I'm having a series of large number of the lectures, I think कोई 8-9 लेक्चर्स होंगे सॉलिड स्टेट पे, जो मैंने आपको दिए, आपके साथ शेयर किए। आपको ये सारी बात समझ भी आई होगी, आपने इसको फॉलो भी किया होगा। इसके कुछ और प्रैक्टिस, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन उसको प्रॉपरली समझने से पहले इट इज एडवाइज्ड कि आप इससे पहले वाले सारे लेक्चर्स को, जिसमें मैंने आपको मॉडल स्टडी करवाई है, आप उसको अच्छे से स्टडी करें, एक एक उसके पॉइंट को स्टडी करें, एक एक जो उसके मतलब फॉर्मूलाज है उसको आप अपने माइंड में मतलब दोबारा से ले लें, रिवाइज कर लें, एंड इसके न्यूमेरिकल्स के पहले प्रैक्टिस खुद करें। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो उसमें मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद फिर आगे जैसा भी होगा उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह डिस्कस कर दिए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, प्रमोट करते रहे बेटे, अपने नोन जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप सर्कुलेट करें, सो दैट दे मे आल्सो गेट बेनिफिटेड। थैंक यू।